हाँ तो बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि 3 जर्म लेयर कैसे बनता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है और एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, ये इनके बारे में हमने पढ़ा। ट्रोफोब्लास्ट जो हमारा था प्लासेंटा बनाएगा, और जो एम्ब्रियोब्लास्ट रहता है वो हमारा 3 लेयर्स में डिवाइड हो रहता है, जिसको हम लोग ने गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग डील करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो हमारा कैसे बनता है। प्लेसेंटा को हम लोग आयुर्वेद में अपरा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो प्लेसेंटा रहता है वो क्यों बनता है, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हमारा जो वुम्ब में बेबी रहता है उसको गैसेस एक्सचेंज के लिए और उसको खाना पीने के आदान प्रदान के लिए और उसके नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उसके भी एक्सचेंज के लिए, उसके शरीर से जब बाहर निकलते हैं वाया मदर के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए एक चैनल चाहिए होता है। वो चैनल हमको कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। तो जो प्लेसेंटा होता है इट इज़ कंप्रोमाइज्ड ऑन 2 पार्ट, ठीक है, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। कभी भी हम लोग ये नहीं कह देंगे कि प्लेसेंटा पूरा का पूरा फीटस के द्वारा बनाया जाता है या प्लेसेंटा पूरा का पूरा माँ के द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों की मिली भगत और खिचड़ी रहती है। देखो, तो जो मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा रहता है उसको हम लोग डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। डेसिडुआ बेसिलिस कुछ नहीं है, जो हमारा एंडोमेट्रियम है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इसी को हम लोग डेसिडुआ बेसिलिस नाम से जानते हैं। और फीटल पार्ट जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। अब इसके अंदर हम लोग कोरियोनिक फ्रंडोसम का डेवलपमेंट अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, ये जो डायग्राम बना है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो रेड वाला पार्ट है ये एंडोमेट्रियम का पार्ट है, जिसमें एक स्पाइरल आर्टरीज टाइप की लगी हुई हैं। इसी को हम लोग ने कह दिया डेसिडुआ बेसिलिस। और ये जो ग्रीन चीज़ें बनी हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हमारा एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट सीड हो गया जाके, उसको हम लोग ने कह दिया कोरियोनिक फ्रंडोसम, ठीक है। और ये एक हमारा छोटा सा एक योग सैक बना हुआ है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है यहाँ पर, जिससे हमारा बच्चा नाभि के द्वारा अटैच रहता है माँ से, जिसको हम लोग आयुर्वेद में नाभि नाल फॉर्मेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो कनेक्टिंग स्टॉक एक स्ट्रक्चर होता है, उससे हमारा कैसे बनता है। अब इसमें तरह तरह के सैक्स दिख रहे हैं, जैसे कि एमनियोटिक सैक्स और डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो सब दिख रही हैं। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इसमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा मॉर्यूला स्टेज के आगे वाली स्टेज थी, जिसको हम लोग ने ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज कहा था, उसमें हमने क्या देखा था कि पेरिफेरी में सेल्स अरेंज कर गए थे और सेंट्रली सेल अरेंज कर गए थे। पेरिफेरी जो सेल्स अटैच करे थे उसको हम लोग ने कहा कि आउटर सेल मास या कि जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, और जो इनर सेल मास जो रहता है उसको हम लोग ने क्या था, एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमारी बनी थी जिसको हम लोग ने ब्लास्टोसील कहा था, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हमने देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल और 8 सेल और 16 सेल का जो मॉड्यूला बनता है, इसके बाद वाली स्टेज हमारी ब्लास्टोसिस्ट थी। यहाँ तक हमारा 16 सेल स्टेज तक क्लीवेज था और हमारा ब्लास्टोसिस्ट पे क्लीवेज आके ख़त्म हो गया था। ये सब चीज़ें हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। अब देखो, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द फंक्शनल लेयर डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा हिंदी में ये चीज़ लिखी हुई कि तुम लोग के समझ में आए। अभी इंग्लिश में चीज़ें हम लोग बुक से पढ़ेंगे, पर अभी अभी हम लोग मोटा मोटा सारे स्टेप समझ लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखो, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द फंक्शनल लेयर। देखो, तुम ये लोग जानते होंगे कि जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है, एक डेसिडुआ फंक्शनलिस और एक डेसिडुआ बेसिलिस। देखो, डेसिडुआ बेसिलिस जो हमारी लेयर रहती है वो हमारी परमानेंटली वहाँ प्रेजेंट रहती है, और जो डेसिडुआ फंक्शनलिस रहती है वो हमारा मंथली हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो शेड आउट होती है और फिर बनाई जाती है, ठीक है। देखो, तो अब क्या लिखा है, डेसिडुआ बेसिलिस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होते हैं, इफ़ हुए तो कॉम्प्लिकेशंस होता है। देखो, हमारे डेसिडुआ फंक्शनलिस जो आउटर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम रहता है, हमेशा जो एम्ब्रियो रहता है इसी में इम्प्लांट करता है, डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर वो नहीं जाता है। अगर मान लो डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर गलती से वो इम्प्लांट होकर चला गया तो वो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाएगा ऑफ प्रेगनेंसी। बट डेसिडुआ बेसिलिस कंट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। पर जो हमारा डेसिडुआ बेसिलिस रहता है
वो एक पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है, पर वहाँ कभी भी एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट नहीं होता है। देखो, ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द फंक्शनल लेयर ग्रेजुअली गेट्स सीडेड इन द फंक्शनल लेयर एंड कम्स नियर द बेसल लेयर टू गेट न्यूट्रिशन। हमारा जो एम्ब्रियो रहता है वो फंक्शनल लेयर में अटैच करता है, उसके अंदर वो चला जाता है, सीड करता है और हमारा बेसल लेयर की तरफ मूव करता है टू फाइंड आउट द न्यूट्रिशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द बेसल लेयर। ठीक है, क्योंकि बेसल लेयर जो रहता है वो हमारा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करेगा। देखो, अब होगा क्या, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझोगे। ठीक है, देखो ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट था। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स क्या किए, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसा थोड़ा सा इन्वेजिनेट कर गए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेजिनेट करके इन्होंने ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन्होंने बनाना चालू कर दिया। तो इसको हम लोग ने कहा सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, देखो बेसिकली थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में समझेंगे तो पहले क्या हुआ था इसमें, देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में और लेके जाते हैं। पहले यहाँ पर एक छोटे छोटे लेयर्स की एक वो बनी थी, एक मास डेवलप होता है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे लेयर्स बन, मतलब सेलुलर मास का एक गुच्छा तैयार हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या कि सबके बाहर की जो सबके बाहर की जो एक सेल वॉल थी वो डिजेनरेट कर गई और यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कहने का मतलब ये है, एक सेल का गुच्छा ऐसा बना था ट्रोफोब्लास्ट के बाहर, उसके बाद में वो क्या हुआ, सबकी सेल वॉल आपस में, या सेल मेम्ब्रेन जो भी कह लेते हैं, सेल वॉल तो सॉरी प्लांट में होता है, सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो डिग्रेड कर गई और सारे के सारे जो साइटोप्लाज्म थे वो आपस में फ्यूज्ड कर गए, मर्ज कर गए। जब साइटोप्लाज्म आपस में मर्ज कर गए तो वो साइटोप्लाज्म का एक पूल बन गया जिसमें कई सारे न्यूक्लियसेस हमको देखने को मिले। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ने कहा सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। और जो एक हमारी जो पीछे जो लेयर बच गई, ठीक है, उसको हम लोग ने आप कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसीशियो टर्म हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक हमको न्यूक्लियस का गुच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड टू फॉर्म सम स्ट्रक्चर। नाउ सेल्स के मेम्ब्रेन डिग्रेड होकर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट ऐसे होता है। ठीक है, नाउ द सेल्स ऑफ प्रायर ट्रोफोब्लास्ट विल बी नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो हमारे पीछे के जो आउटर पेरिफेरी के जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, अब उनको कहा जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि उसमें अभी भी साइटोप्लाज्म और प्रेजेंट है, इन्होंने अपना सेलुलर स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट सेक्रेट प्रोटीएजेस एंजाइम, दे हेल्प टू इन्वेजिनेट इनटू द एंडोमेट्रियम। तो जो हमारा सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट रहता है अभी क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में घुसने की कोशिश करेगा। और घुसेगा कैसे, थोड़े थोड़े प्रोटीओलिटिक एंजाइम ये सेक्रेट करेगा ताकि जो हमारा एंडोमेट्रियम है थोड़ा बहुत उसका प्रोटीन गले और ये जगह भाई साहब बना पाए और अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले जाकर ये एंडोमेट्रियम में धंसा दें। ठीक है, टू गेट न्यूट्रिशन। तो ये हमारा जो पहल हुई, ये एम्ब्रियो के साइड से पहल हो रही है प्लेसेंटा बनाने की। ठीक है, अब देखो सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट नाउ सेक्रेट्स अ हार्मोन नोन एज HCG। जो हमारा सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट रहता है इस स्टेज पे हमारा है कि एक हार्मोन को सेक्रेट करता है HCG। वो क्यों सेक्रेट करता है, क्योंकि हमारा जो कॉर्पस लूटियम से वो कहता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन आप रिलीज़ करते रहिए। देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा रहता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन रहता है। ठीक है, तो हमको क्या कहते हैं, ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को प्रोजेस्टेरॉन की प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो HCG जो सेक्रेट होता है कहाँ से, सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट से सेक्रेट होता है। ये कॉर्पस लूटियम जो हमारा रहता है, कॉर्पस लूटियम आप लोग जानते होंगे कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद का जो हमारा फॉलिकल का जो पार्ट बनता है वाइट कलर का, उसको वाइट या येलो कलर का, उसको हम लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं। दीज फर्दर सपोर्ट द एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो हमारा एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है। कॉर्पस लूटियम मेक प्रोजेस्टेरॉन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा।
जब तक पूरा का पूरा प्लेसेंटा बन नहीं जाएगा तब तक हमारा प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा, कॉर्पस लूटियम बनाएगा। एट अबाउट 12 वीक corpus luteum gets degraded. Now at this point placenta will make the progesterone. हमारा 12 वीक जब तक हो जाएंगे तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम पूरा का पूरा डिग्रेड कर जाएगा। अब हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो पूरा का पूरा प्लेसेंटा बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है 12 वीक के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा प्लेसेंटा है वो डेवलप कर जाएगा। अब हमारा सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट को HCG बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूरा का पूरा जो प्लेसेंटा है वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का भार संभालेगा। कॉर्पस लूटियम छोटा सा जो स्ट्रक्चर है वो अब हमारा कोई काम का नहीं रह जाएगा। प्लेसेंटा पूरा का पूरा प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। नाउ सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट ब्लड वेसल्स को कुछ हार्मोन्स की हेल्प से पंक्चर करके कुछ स्पेसेस का फॉर्मेशन करता है। दीज स्पेसेस आर नोन एज लैक्यूना। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये हमारे जो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट हैं ये इसमें अब ब्लड वेसल्स आएंगी। ब्लड वेसल्स क्यों आएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो आदान प्रदान है वो ब्लड वेसल्स से ही तो होगा। तो हमारे जो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स हैं हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट को पंक्चर करती हैं और कुछ ब्लड के स्पेसेस पूल्स बनाती हैं। उसको हम कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, ये जो लैक्यूना होते हैं यही हमारा हेल्प करते हैं कि न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मदर एंड मदर टू एम्ब्रियो। ये जो आदान प्रदान होता है ये लैक्यूना के द्वारा होता है। देखो अब होता क्या है इसमें, अब नेक्स्ट स्टेज में ये आता है। देखो नाउ साइटोट्रोफोब्लास्ट डिवाइड एंड ग्रो इनटू द सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट। देखो इस डायग्राम को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो अब इस डायग्राम में हमें चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को अभी नहीं देखते हैं। ठीक, सबसे पहले इधर अंदर देखो, अंदर की तरफ एक हमारा एक टायर लाइक स्ट्रक्चर बना है। इसको हम लोग ने क्या कहा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, EEM से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये देखो हमारे आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल थे इसके कुछ सेल्स हमारे सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट में घुसने लगे। कहने का मतलब मोर करेक्टली अगर इसको कहेंगे कि जो हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे अंदर वाले वो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट में एंटर करने लगे। ठीक है, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। नाउ साइटोट्रोफोब्लास्ट डिवाइड्स एंड ग्रोज इनटू सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट। दिस मेक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज प्राइमरी कोरियोनिक विलस। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कोरियोनिक विलस। ठीक है, अब जो हमारा योग सैक एंड हाइपोप्लास्ट ऑन द इनर साइड मेक्स अ लेयर नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। देखो अभी हमने जो तुम्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म अंदर की तरफ बनता हुआ दिखाया था वो किसने बनाया, जो हमारा योग सैक था और हाइपोप्लास्ट के सेल्स ने मिलके एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाई। ये हमारी वो वाली मीजोडर्म नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं जो 3 लेयर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है जो एम्ब्रियो के बाहर बनी है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एम्ब्रियो वाला जो पार्ट रहेगा वो हमेशा अंदर की तरफ इस तरीके, यहाँ 3 लेयर्स जो बनेंगी वो बनेंगी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये वो वाली अंदर वाली मीजोडर्म नहीं है, ये हमारी मीजोडर्मल टिश्यू है पर हमारा एम्ब्रियो के बाहर बना है, इसीलिए हमने इसको कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। अब देखो प्राइमरी कोरियोनिक विलस का फॉर्मेशन हो गया, अब हमारा क्या बनेगी, सेकेंडरी कोरियोनिक विलस बनेगी। चलो आओ देखो सेकेंडरी कोरियोनिक विलस कैसे बनती है। एक सेकेंड, देखो इनिशियली जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म रहता है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इसके अंदर हॉलोनेस नहीं रहती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल भरा रहता है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म हॉलो हो जाएगा, अंदर से खाली हो जाएगा। जो इसके अंदर सेलुलर या जो भी पार्ट था, प्रोटीनिशियस पार्ट था, वो सारा का सारा हट गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस गेट्स हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड गेट्स कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग स्टॉक।
ये हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर वाला जो पार्ट था वो सारा का सारा हट गया और ये कनेक्टिंग स्टॉक जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये इससे कनेक्ट हो गया। ये कनेक्टिंग स्टॉक ही आगे चल के हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। अब देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर इन्वेजिनेट्स इन सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट सराउंडेड बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल। दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज सेकेंडरी कोरियोनिक विलस। अब देखो ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म था ये हमारा प्राइमरी कोरियोनिक विलस जो ऊपर बनी थी उसके अंदर इन्वेजिनेट ऐसा कर गया। ठीक है, अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऐसा ऊपर गया सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, और ये सराउंडेड किससे हो गया, जो हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल थे उससे जाके ऐसा सराउंड हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ये जो पूरा है इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कोरियोनिक विलस। ऐसे ही तीनों स्ट्रक्चर हमें इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे। डायग्राम गंदा ना हो इस वजह से एक ही में बना के समझाया गया। ठीक है, देखो अब देखो क्या होगा। नाउ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में ब्लड वेसल्स ईटीसी एंटर करती हैं। अब यही जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो बना था इसमें ब्लड वेसल्स का आगमन हुआ। देखो ये रेड कलर की हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखना चालू हो गई। ठीक है, नाउ दिस विल बी नोन एज टर्शियरी कोरियोनिक विलस। अब इसी स्ट्रक्चर में हमारा अगर ब्लड वेसल्स का एंट्री अगर हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी कोरियोनिक विलस। तो हमारा जो विलस है कोरियोनिक विलस वो 3 स्टेप में पूरा हुआ। सबसे पहले प्राइमरी कोरियोनिक विलस बनी जिसमें केवल साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में घुस गए थे। उसके बाद हमारा बना सेकेंडरी कोरियोनिक विलस। इसमें क्या हो रहा था, हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो था वो इन्वेजिनेट कर गया था किसमें, हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में सराउंडेड बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब उसके बाद क्या होता, अब इसी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कोरियोनिक विलस में अगर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम लोग कह देंगे टर्शियरी कोरियोनिक विलस। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे कोरियोनिक विलस बन गए। अब देखो क्या होगा, द कनेक्टिंग स्टॉक गेट्स फर्दर इन्वेजिनेटेड इनसाइड टू फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो हमारा कनेक्टिंग स्टॉक बना था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बीच में, यही आगे चल के हमारा क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा डिटेल डायग्राम है, इसमें आप लोग को इतनी टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको एक बार समझाए दे रहे हैं। देखो ये है क्या, एक्चुअली में हमारा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का इन्वेजिनेशन ऐसा रहता है वो थोड़ा सा इस ट्री शेप्ड में रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो तुमको थोड़ा सा विजुलाइज कराएं, ये है हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये इन्वेजिनेट की इधर ऐसा टाइप में। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर जो हमारी बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को कवर किए हैं, और ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में घुसी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, और देखो अब इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी आके लगी हुई हैं। बस इसको आप लोग बस इतना देख लो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में इसकी मत जाओ। और बीच बीच में इसके इंट्राविलस स्पेसेस होते हैं, ये जो स्पेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं इसको कहेंगे इंट्राविलस स्पेसेस। यही जो पोटेंशियल स्पेस होते हैं इसी में ट्रांसफ़र ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होता है, टेक प्लेस करता है। देखो अब इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर रहता है जहाँ से हमारा ब्लड वेसल्स आए हैं इसको हम लोग कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जो हमारा रहता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो बना रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, फीटल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और एक बार इसको रीड कर लेते हैं। According to the model, placenta is a flat cake-like structure. The placenta is the organ that carries out the respiration, excretion and nutrition of the embryo. ठीक है, ये सबको पता होता है। And it is fully formed during the 4 month, 4 मंथ तक ये पूरा का पूरा बन जाता है। 4 मंथ मतलब कि 12 हफ्ते या 16 हफ्ते तक ये पूरा बन जाता है।
एन एम्ब्रियो एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। ये जो हमारा एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, इसको हम लोग इम्प्लांटेशन नाम से जानते हैं। ये सब आप लोग को पता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसी एंडोमेट्रियम को हम लोग डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। ठीक है। द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय partially from embryonic structure and partially from the decidua. It is impossible for transport। एक सेकेंड में थोड़ा सा क्या है, देखो क्या लिखा है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द endometrium is called decidua. The placenta is partially from the embryonic structure and partially from the decidua. It is responsible for the transport of nutrients and oxygen to the fetus and removal of the waste products। ठीक है। The essential elements of the placenta are chorionic villi। ठीक। The villi are surrounded by maternal blood। ठीक है, ये हम लोग ने ऊपर देख लिया। fetal blood circulation सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरीज इन द विलाई। जो फीटल ब्लड सर्कुलेशन होता है कैपिलरीज इन द विलाई में सर्कुलेट करता रहता है। द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड आर सेपरेट बाय द वेरी थिन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैरियर। ऑल द सब्सटेंसेस पासिंग फ्रॉम द मदर टू फीटल ट्रैवर्स दिस मेम्ब्रेन। एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, इसमें आप लोग को दिखी नहीं पर वो एक्चुअली में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि सेपरेट करके रखती है प्लेसेंटल बैरियर को, ताकि दोनों में ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, कभी भी हमारा प्लेसेंटा में ब्लड की मिक्सिंग मैटरनल और फीटल ब्लड की नहीं होती, केवल हमारा डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वही चीज़ ये कह रहा है। द फीटल टिश्यू दैट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मिंग द प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियन। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, वन लेयर ऑफ सेल्स रेस्टिंग ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये जो अब हमारा बात हो रही है, ये प्लेसेंटा के कोरियन की बात हो रही है। जो हमारा कोरियन एक विलाई था, इसको आप लोग समझो कि इसमें ट्रोफोब्लास्ट की एक सेल थी, उसके नीचे क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था। प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट और विच इज सेलुलर एंड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट विच इज सिंसिशियम। सिंसिशियम का मतलब न्यूक्लियस का एक पोल के फॉर्म में ये बना था। ठीक है, तो हम लोग ने यही चीज़ अभी पढ़ी। जो ट्रोफोब्लास्ट था वो हमारा दो चीज़ में डिवाइड करता है। एक ऊपर की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम लोग ने सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कहा, जो कि हमारा सिंसिशियम होता है, अ ग्रुप पूल ऑफ न्यूक्लियसेस होता है। और हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड किया, मतलब कि साइटोप्लाज्म वाले सेल्स, जो प्रॉपर सेल्स सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट होता है उसको हम लोग साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब देखो, अब तीन टाइप की हमारी जो विलाई है उसके बारे में ये बताएगा। द फर्स्ट फॉर्म विलाई आर कॉल्ड प्राइमरी विलाई। दे कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट कवर्ड बाय सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, हम लोग ने इसमें पढ़ा था, इसमें सेंट्रल कोर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर था हमारा। इसमें एक सेंट्रल कोर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट गया था और इट इज़ कवर्ड बाय सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, secondary villi have three layers from inside to outside. These are extra embryonic mesoderm from inside to outside। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सबसे अंदर क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, उसके ऊपर क्या था, साइटोट्रोफोब्लास्ट था, और उसके ऊपर क्या था, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट था। ऊपर जाके आप लोग डायग्राम में ये चीज़ देखना ध्यान से, आप लोग को यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इन टर्शरी विलाई ब्लड कैपिलरीज आर फॉर्म्ड इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। टर्शरी विलाई हम लोग ने तब कहा था जब उसी सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई में हमारे ब्लड वेसल्स पड़ गए थे। ठीक है, तो वही सब चीज़ें लिखी है। अब बेटा अगर आप लोग केवल इसी को पढ़ते तो वो बिना डायग्राम के ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इन सब चीज़ों को आप लोग को इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, विलाई आर सराउंडेड बाई एन इंट्राविलस स्पेसेस विच कंटेन्स मैटरनल ब्लड। ठीक है, कुछ इंट्राविलस स्पेसेस रहते हैं जिसमें मैटरनल ब्लड रहता है। एज द प्लेसेंटा एनलार्जेस, सेप्टा ग्रोज इनटू द इंटरविलस स्पेसेस डिवाइडिंग द प्लेसेंटा इनटू लोब्स। देखो होता क्या है, जैसा हमारा प्लेसेंटा बढ़ रहा होता है, ये जो हमारी विलाई होती हैं वो और गहरी होती चली जाती हैं, जो कि प्लेसेंटा को लोब्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है,
द फुली फॉर्म्ड प्लेसेंटा इज अबाउट 6 इंचेस इन डायमीटर एंड 500 ग्राम इन वेट, थिकनेस इज 20। ये सब चीज़ें आपकी याद करने की है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फ्लैट एंड डिस्कॉइड रहता है, सर्कुलर ओवर आउटलाइन रहती है, सरफेसेस के दो रहते हैं, एक मदर की साइड का, एक फीटल की साइड का, मैटरनल और फीटल सरफेस रहता है। वॉल्यूम भी इसका 500 ml रहता है। By the 4th month of the pregnancy, the placenta is well-developed organ. As the pregnancy continues, the placenta increases in area and thickness. ठीक है, the placenta attachment occupies 1/3 of the internal surface of the uterus. जो यूटरस होता है उसके 1/3 का पूरा इंटरनल सरफेस ये प्लेसेंटा एक्वायर करता है। At the birth, a few minutes after the delivery of the child, the placenta separates from the uterine wall and is expelled from the uterine cavity as a result of the contractions of the uterine musculature. देखो क्या लिखा है, बर्थ के कुछ समय बाद कुछ हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके वजह से हमारा जो प्लेसेंटा बना होता है वो एंडोमेट्रियम से छूटकर बाहर निकल जाता है। द लाइन ऑफ द सेपरेशन अकर्स थ्रू द स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डिसिडुआ। जो हमारा जहाँ से सेपरेट होता है उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डिसिडुआ। द प्लेसेंटा इज नॉर्मली अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूटरस। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूटरस से अटैच करता है। मानो ये यूटरस है हमारा, ठीक है, तो प्लेसेंटा कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लेस कॉम्प्लिकेटेड टाइप जो हमारा होता है ये अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में मोस्ट कॉमनली आके प्लेसेंटा हमारा मतलब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है और वहीं पे हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक, द प्लेसेंटा अटैच्ड लोअर डाउन इज कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। इट कैन कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। देखो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लेसेंटा था, सॉरी यूट्रस है, ये हमारा सर्विक्स होगा। अगर मान लो प्लेसेंटा यहाँ ना बन के यहाँ ऐसे कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ले सर्विक्स के पास, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें एक कंडीशन से होगा क्या, इस कंडीशन से खतरा क्या है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शंस होगा यूट्रस का तो सबसे पहले ये प्लेसेंटा निकलने की कोशिश करेगा, विच इज़ एट ऑल नॉट नॉर्मल। प्लेसेंटा एक ब्लडी स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड का अच्छा सप्लाई है। अगर मान लो गलती से ये कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रप्चर कर दिया तो इतना ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाएगा कि उसको क्या कहते हैं, उसकी जान पे संकट बन के आ जाए। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। ये हम लोग को पढ़ाया जाएगा आपको 3rd ईयर में, जब गायनी में आ जाओगे तब ये सब चीज़ें गायनी एंड ऑप्स में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ट्रोफोब्लास्ट एंड द टिश्यूज ऑफ द यूट्रस टुगेदर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द प्लेसेंटा। ये एक कंक्लूजन दे दिया गया, पूरा का पूरा प्लेसेंटा फॉर्मेशन हम लोग ने देख लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोग को तो एक बार क्या कहते हैं आप लोग इसको अंडरलाइन करना और फिर से अगर समझना हो तो फिर से बता देना। कुछ ना समझ में आया तो हम इसको फिर से समझा देंगे, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं। कोई भी स्टेप अगर इसमें ना समझ में आया हो, फिर से समझना हो तो आराम से हमको मैसेज कर देना, हम समझा देंगे, या तो अगली क्लास में ही बोल देना, क्लास में ही समझा देंगे इसको। ठीक है, पर पूछ ज़रूर लेना बेटा।